शिक्षक होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं और उनका जो ज्ञान होता है वो 2 कौड़ी का होता है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। आपको कोचिंग पे तब सवाल उठाना चाहिए था जब आप शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाने की हिम्मत रख पाते। तो इस तरीके की बयानबाजी ना किया करिए, इससे 2-4 और ऐसे ट्रोल हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन में चली जाएंगी। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। प्रवक्ता कह लीजिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बैकफुट पे ना जाने दे। तो इन्होंने सोचा कि ये पेपर लीक के मुद्दे से कैसे भटकाया जाए। उसके बाद जब सवाल आया उसके बाद भी अखबारों में ये खबर छप रही है बाद में जाके कि कुछ ही तो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर थे वो कुछ ही तो लीक हुए थे। मतलब एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना, सब नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं, उनको एक दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को बचाने की जिम्मेदारी है। वर्ड के चयन इनको कैसे लगता है? आप देखते हैं इनको एक नजरिए से कि ये पत्रकारिता हो रही है। कई लोग जब झालमुड़ी बनाते हैं तो वो अचार का भी मसाला डालते हैं थोड़ा बहुत। भारत के कई शहरों में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेलोडी टॉफी सोल्ड आउट हो चुकी है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यानी अभिनेश शर्मा, जो काफी लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप की। वही अंजना ओम कश्यप जिसने आज तक के एक इंटरव्यू में कहा है कि यूट्यूब के जो स्टार शिक्षक होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं और उनका जो ज्ञान होता है वो 2 कौड़ी का होता है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। तो सर, आपने जब ये बयान पहली बार सुना था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी उस टाइम पे? नहीं खैर, मुझे कोई बहुत सदमा नहीं लगा था, क्योंकि जो सालों से टीआरपी और व्यूज के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहा हो और जिसकी पत्रकारिता प्रवक्ता में बदल गई हो, पैसे के आधार पे किसको गलत और कितना गलत कहा जाएगा या गलत को कितना सही कहा जाएगा, सरकार की गलत नीतियों को भी किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा, तो ऐसे लोगों से बहुत उम्मीद नहीं रहती है। बट एक शिक्षक को सम्मान कमाने में वर्ष लगता है। हर जगह गलत लोग हैं, व्यापार में भी गलत लोग हैं, राजनीति में भी गलत लोग हैं, पत्रकारिता में भी गलत लोग हैं। आज तो हालात ये हैं कि यूट्यूब पे तमाम अच्छे पत्रकार इन पत्रकारों को गलत कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत कोचिंग का बहुत सपोर्ट में रहता हूं, कभी नहीं, बट मैं ये कहता हूं कि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक आप कोचिंग्स के योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते। मैंने कल के अपने एक वीडियो में सिर्फ अंजना को ही नहीं बोला, मैंने अपने वीडियो में कल कोचिंग सेंटर्स पे भी उंगली उठाई कि कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से टॉपर्स को दिखाते हैं और उस पे सीसीपीए ने जुर्माना लगाया है। तो उन्होंने बहुत गलत कहा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली क्या हुआ है ना कि बैक टू बैक पेपर लीक हुए हैं, सरकार बैकफुट पे आ गई है। अब पत्रकारों की या प्रवक्ता कह लीजिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बैकफुट पे ना जाने दे। तो इन्होंने सोचा कि ये पेपर लीक के मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, किस पे इसका ठीकरा फोड़ा जाए। तो उन्होंने यूट्यूब टीचर्स को कह दिया कि ये 2 कौड़ी के लोग हैं। और ऊपर से आप सोचिए ना, स्टार टीचर, आपकी बात में ही विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ स्टार और एक तरफ 2 कौड़ी का कहना। बिना ज्ञान के कोई भी यूट्यूब के ऊपर, आप भी जानती है, लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। कोई भी टीचर अगर ज्ञान को कह दिया कि ज्ञान ही 2 कौड़ी का है। और आज सुबह मैंने उनका एक ट्वीट देखा था, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं लोग, अगर ये थोड़े से भी फेमस हो जाते हैं तो मेहनत तो बच्चों की है, मेहनत माता पिता की होती है, लेकिन कोचिंग सेंटर से ये लोग पैसा कमा कर
बच्चों को भ्रामक खबरें फैला रहे हैं ये लोग। कुछ भी किसी के प्रति बोल देते हैं, एक एंकर सबसे महिला के प्रति बोल देते हैं, कुछ भी गालियां देते हैं। तो आपको क्या लगता है किसके लिए लिखा है उन्होंने? पता नहीं, मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि कौन शिक्षक ऐसा कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो गलत है, बाकी हमने तो कभी लाइफ में नहीं किया। हमने हमेशा 10 साल हो गए मुझे बेरोजगारी पे, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए। तो शिक्षक की अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि उसको किस तरीके का व्यवहार करना है, तो हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। और लेकिन शायद अभी उनकी मानसिक स्थिति उतनी सही नहीं है जिस हिसाब से कल रात के, देखिए ये उन्होंने परसों बोला था, बट कल रात को जब मैंने वीडियो जारी किया है उसके बाद वो चीज आग की तरह फैल गई। तो हो सकता है इस वक्त मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया होगा और इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है। भ्रामक जानकारी तो इन लोगों ने फैलाई है। 2000 के नोट में चिप होता है, झालमुड़ी पे देश का घंटों बर्बाद किए, मेलोडी पे देश के घंटों बर्बाद किए। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा, आत्मनिर्भर भारत पे घंटों घंटों इन्होंने लेक्चर देते हुए कभी ये सरकार से नहीं पूछा कि आज हम चाइना से पिछले एक साल में 136 बिलियन डॉलर का माल खरीद रहे हैं और केवल बेच 19 बिलियन डॉलर का पा रहे हैं, तो कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। इन्होंने कभी नहीं पूछा जाकर के कि देखिए जापान से कैसे हमारे आमों को रिजेक्ट कर दिया गया कि सही तरीके से इनको नहीं पकाया गया है, किस तरीके से नकली पनीर, नकली अंडा। आज सोचिए हर चीज में इतना डर हो गया है। आपको कोई कहेगा प्रोटीन खा लीजिए मैडम, आप सोचेंगे प्रोटीन लूं, शिट, फिर आपको न्यूज मिल जाएगी प्रोटीन में लेड पाया गया। यानी हर चीज में डर पैदा हो गया। लेकिन इन लोगों ने कितने सवाल उठाए इन डर पे। आज जब सरकार घिरी हुई है पेपर लीक पे, जिस वक्त ये खुद सरकार से जाकर के मुंह पे माइक लगा के कह सकते हैं कि इसका जवाब दो, और अगर नहीं जवाब है, नहीं आप इस व्यवस्था को सुधार सकते, तो अपनी कुर्सी छोड़ दी। उस वक्त ये क्या सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को किस तरीके से गुमराह करके सरकार को बचाया जाए। और अभी तो ये सर देखिए तो मुद्दा चल रहा है सबसे ज्यादा सीबीएसई का, सीयूईटी का भी अभी 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि ये तो टेक्निकल खराबी है, इसलिए बच्चों के पेपर पहले डिले हुए, उसके बाद रद्द कर दिए गए। उससे फिर पहले काहे का नीट डिजिटल इंडिया? टेक्निकल खराबी कह देना एक बहुत आम सी बात हो गई। कुछ भी हो जाए टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि हम भारतीय इतने लल्लू हैं, हम टेक्निकल ग्लिच के बाद सवाल ही नहीं पूछ पाते। मैं अपनी टीम पे बिखर जाता हूं, काहे का टेक्निकल ग्लिच? ना बताओ ना एग्जैक्टली क्या हुआ। लाइट नहीं है, इन्वर्टर चार्ज नहीं है, इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा, स्पीड कम आ रही है, व्हाट टेक्निकल ग्लिच? अब बताओगे ना टेक्निकल ग्लिच के अंदर हुआ क्या है। लेकिन भारतीय इतना मासूम है, वो टेक्निकल ग्लिच, इसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कह सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसबीआई में जाओ तो कहते हैं सर्वर डाउन चल रहा है। हमने सुना होगा, बड़ा चलता है सर्वर डाउन है इसलिए कुछ काम नहीं हो सकता। काम से बचने के तरीके हैं ये टेक्निकल ग्लिच, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हम काहे को डिजिटल इंडिया का गुणगान करते हैं अगर आज भी हम टेक्निकल ग्लिच से नहीं उभर पा रहे हैं? तो कहां से हम चौथे नंबर की और छठे नंबर की अर्थव्यवस्था होने की बात करते हैं? अब तो सर उससे भी नीचे आ गए हैं, छठे नंबर पे आ गए ना जी। राइट। तो इसमें मैं एक चीज देख रही थी, अंजना ने जो आज का ट्वीट करा है, उन्होंने इसमें ये भी बोला है कि बच्चे मेहनत करते हैं, उनके माता पिता मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं शिक्षक, ये लुटेरे हैं जो बीच में कूद जाते हैं। और हमने देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर अपने मीडिया आज तक के चैनल पर पीड़ित बच्चों की आवाज उठाई थी। तो आप इसमें कितना एग्री करते हैं? देखिए पहली बार तो ऐसा हुआ है जब ये मजबूर हो गए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये उसी आवाज को उठाते हैं जो आवाज बहुत वायरल हो रही हो। अगर ये आवाज भी उतनी वायरल नहीं होती तो ये उसको भी नहीं उठाते। इन्होंने कहा अगर हम इसमें नहीं आएंगे हमारा तो चैनल ही कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इस वक्त माँ बाप, नाना नानी सब नीट पे सुनना चाहते हैं, सीयूईटी पे सुनना चाहते हैं। तो इनकी जो घटिया पत्रकारिता है ना, उसके हिस्से में ये टीआरपी आ गई, इसलिए इनको आवाज उठानी पड़ी। लेकिन आवाज से क्या होता है आप मुझे बताओ। मैं और आप बैठ के आवाज उठा लें, क्या सोल्यूशन निकलेगा ना। आवाज का मतलब होता है, जो टीवी मीडिया है उसका सही मतलब तो यही है ना कि उसने पहले बच्चों की आवाज सुनी और सीधे स्टूडियो में लाके धर्मेंद्र प्रधान को बिठा दिया कि जी इनके सवाल जवाब आप करिए। या फिर मैंने बच्चों से पूछा और अब मैं धर्मेंद्र प्रधान से जाके सवाल पूछ रहा हूं। वो हिम्मत तो इनकी है नहीं। ये तो खुद टीआरपी और के चलते एग्जैक्ट फायदा तो तभी है ना कि सवाल हमसे पूछो, हमसे बहस करो, एक निष्कर्ष निकालो, फिर जाके सरकार के सामने वो सवाल करो। वहां तो इनके सवाल होते हैं, प्रधानमंत्री जी बटुआ रखते हैं कि नहीं, आम चूस के खाते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री आप थकते क्यों नहीं है,
जैसे ये तो प्रधानमंत्री जी के साथ रहती हैं पूरे टाइम, कि वो थकते हैं कि नहीं थकते इनको सब पता है। ये पूछते हैं प्रधानमंत्री जी आप फकीर का जीवन जीते हैं। इस तरीके की तो इनकी पत्रकारिता है जिसमें रग रग में झूठ भरा हुआ है। सरकार की सिर्फ चाटुकारिता और तलवे चाटने की पत्रकारिता का दौर चल रहा है। नहीं तो आपके और हमारे जैसे लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आवाज नहीं उठानी पड़ती अगर ये अपना काम ठीक से कर रहे होते तो। सर आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक जो मीडिया बैरोन बन चुका है कि अगर कोई नेता है, नेता का भाई है या करीबी है, किसी की बहू है, किसी का जीजा है, तो मीडिया बैरोन उन्होंने बना लिया है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। कहीं ना कहीं से या तो उनके शेयर ज्यादा है उसके अंदर, या फिर उन्होंने मीडिया हाउस ही खरीद लिया। अभी जैसे एनडीटीवी का अडानी का मामला आया था पहले, तो आपको भी लगता है मीडिया में कुछ भी ऐसा बचा है? बिल्कुल, यही बात तो लोगों तक पहुंचानी है ताकि लोग इस मीडिया का बहिष्कार कर चुके, जो कि बिक चुकी हो। बिकने के बाद आप किसी का भी देख लीजिए ना, स्वभाव बदल जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राघव चड्ढा। मैंने क्या कहा, बिकने के बाद स्वभाव बदल जाता है। एक वही राघव चड्ढा जो कहते थे मैं जनता के मुद्दों की बात करूंगा। आज जनता के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, पेपर लीक उद्योग चल रहा है इस सरकार में। आप मेरा अगर रात का वीडियो देखेंगे, मैंने बताया है किस तरीके से आयोग और एजेंसी पैसा बनाने के लिए नोटिफिकेशन और वैकेंसी निकाल रही है। नीट कहता है हम गलत सवाल पूछेंगे, आप बताना कौन सा गलत है, 200 रुपए लेंगे आपसे। ये क्या है? आज नोटिफिकेशन में सोचिए यार, आप बताइए मेघा जी, मुझे नहीं पता कि आपको इस चीज में जानकारी रही होगी या कभी आपने पहले सुना होगा, लेकिन इतना तो आप भी जानती हैं कि मैं अगर आपको ये कहूं कि एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए 10,000 वैकेंसी का, क्या आप उस वैकेंसी में, क्योंकि जिसका पेपर भी 3 महीने बाद बनेगा और पेपर 6 महीने बाद होगा, और आप उसमें लिखेंगे कि कोई गलत सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको बताने के लिए 100 रुपए देने, यानी यू आर सो कॉन्फिडेंट कि हम गलत सवाल बनाएंगे, बन जाए अलग बात है नहीं, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन के टाइम पे बता देते हैं कि हम गलत सवाल देंगे, आपको 100 रुपए देके बताना है कौन सा गलत है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 साल 12 साल पहले, उन्होंने इतने सारे ट्वीट करे थे उसको लेके कि बच्चे इतना क्यों पैनिक कर रहे हैं। उसके बाद जब सवाल आया, उसके बाद भी अखबारों में ये खबर छप रही है बाद में जाके कि कुछ ही तो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर थे वो कुछ ही तो लीक हुए थे। मतलब एनडीए अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि 90% जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ ही क्वेश्चन लीक हुए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें क्यों नहीं होती है? आपको क्या लगता है सर? क्योंकि क्या है ना, सब नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं, उनको एक दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी को शिक्षा मंत्री को बचाने की जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्री को एनटीए को बचाने की जिम्मेदारी है, एनटीए को अपने डीजी को बचाने की जिम्मेदारी है, डीजी को अपने अंदर के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। सब खेल खेल रहे हैं लोगों के साथ, तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कोई मुंह खोलेगा ही नहीं, कोई किसी को हटा ही नहीं सकता। वो एक शेर मैंने थोड़े दिन पहले लिखा था, आपने देखा होगा कि बर्बादी है जश्न होगा अगर मैं फंसा तो वो वाला सीन चल रहा है कि मैं फंसा तो जाएंगे सब। आपकी एक वीडियो में देख रही थी, उसमें आपने रिवॉल्यूशन के बारे में बोला था कि सबसे पहले इन्हीं पत्रकार को हटाना चाहिए नेताओं से पहले, तो वो क्या स्टेटमेंट थी? आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये था कि जब देश के, जैसे अब मान लेते हैं कि हम सड़कों पे उतरे तो और हमने एक बड़ी आवाज बनाई सरकार से सवाल पूछने के लिए, तो आपको तो पता है ना कि ये लोग वहां भी टीआरपी के लिए बीच में माइक लेके घुसेंगे, तो वहां छीन लिए जाएंगे इनके माइक पे बोला नहीं जाएगा, ये दिखेंगे नहीं उधर। तो सबसे पहले इनका बॉयकॉट होगा। सबसे पहले मैं अभी लिखने वाला हूं, मैं ट्वीट लिख ही रहा था जब आपसे बात कर रहा था कि या तो इंडिया टुडे और अंजना ओम कश्यप ऑफिशियली माफी मांगे, नहीं तो देश का कोई भी शिक्षक नहीं। आपको तो पता होगा कि हम जैसे लोग आए दिन इन्हीं के चैनल्स पे जाकर के हर एक मुद्दे पे बोलते हैं। एक ही ग्रुप है इंडिया टुडे, उसके कई चैनल होंगे जहां पे वो हमारी आवाज भी दिखा देगा और वहीं पे वो सरकार के भी तलबे चाट लेगा। सब एक पर्दे के नीचे हो रहा है, तो कितने कमाल की बात है नहीं? तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम इन शो का बॉयकॉट करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि इनको देखना बंद करिए। तो हमारी आवाज टुडे को ही बॉयकॉट करने का आपका प्लान है या फिर पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में ही आप नहीं जाना चाहते हैं?
नहीं, मैक्सिमम आप देखिए ना, मैंने कल जितने भी वीडियो प्ले किए हैं, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी का हो, अंजना ओम कश्यप का हो, रूबिका लियाकत का, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, एक वीडियो में लाया था मैं नहीं प्ले कर पाया, और चाहे वो सुधीर चौधरी का हो, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके अलावा किसी की भी सैलरी मोटी नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, ये पार्टियों के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, इनको डिफेंड करना है। आपने नहीं देखा वो चित्रा त्रिपाठी ने किस तरीके से डिफेंड किया कि 7 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आज पता है हालत क्या है, बच्चों के रूम रेंट बढ़ाए जा रहे हैं, रूम रेंट बढ़ाए जा रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, हर एक चीज बढ़ रही है, पता है, बसों का किराया, और बिजली में आपने देखा 10% की बढ़ोतरी हो गई यूपी के अंदर, हर चीज में महंगाई आएगी, दाल आटा चावल चीनी सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार कह रही है ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? बट हमारे नेशनल के जो एंकर है वो झाल मुरी और मेलोडी पे वीडियो बना रहे हैं। हाँ बताइए, जिसका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी देखिए क्या खाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, साल 2 साल में एक इंटरव्यू आ गया, ठीक है, लोगों ने जान लिया, वो भी तब जानने में इंटरेस्ट होता जब देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर दिया होता, नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 1 इकोनॉमी, चाइना को पीछे छोड़ दिया होता, तो मैं जानता कि यार इतने सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी डेली लाइफ में मुझे इंटरेस्ट पैदा होता, तभी तो होता है ना। अभी तो मुझे जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है कि सामने वाला 16 लाख रुपए किलो की मशरूम खा रहा है या क्या खा रहा है, नहीं खा रहा। अभी मेरा जानने में इंटरेस्ट है कि देश आगे 10 सालों में कहां जाएगा, ये मुझे जानना है प्रधानमंत्री से, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ जी। अभी आपने सर एक इंटरव्यू देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे में गए थे, तो नॉर्वे में एक हैरी सिंह नाम की पत्रकार थी जिसने उनसे सवाल उठाया था कि वो उनका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगर आपने इंटरव्यू देखी हो तो सुधीर चौधरी, इवन अंजना ओम कश्यप ने उनको जॉर्ज सोरोस का एजेंट बना दिया था, और कई इसके लिए कई वीडियो काटी गई इससे। तो जो क्वेश्चन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, उसको पूछना चाहिए था, वो बाहर का मीडिया पूछ रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज हमारे देश की मीडिया कर रही है। वो मीडिया हमारी बता रही है कि ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा था। मैं तो कह रहा हूं कि प्लानिंग का हिस्सा था। मैं तो कह रहा हूं इस देश के लोगों ने ये प्लानिंग की कि वहां पे इस उम्मीद में की कि यहाँ के लोग नहीं पूछ पा रहे हैं तो वहां के लोग कोई सवाल पूछ लें। सवाल पूछना कोई अपराध तो कर दी नहीं गया था। प्लानिंग या कॉन्स्पिरेसी आप उस चीज को कहोगे कि कोई अपराध को अंजाम दे दिया। सवाल पूछना किस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है? पूछ लिया तो जवाब दे देते, इसमें तो कुछ गलत नहीं था। तो वही मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके का नैरेटिव मीडिया दिखा रही है कि सरकार सब कुछ सही कर रही है। ये सच में अपने पैसे के प्रति भी गद्दारी है, पता है। बाकी और पत्रकार जो इतने बड़े बड़े आप देख रहे होगे, आज एक से एक बड़ा पत्रकार न्यूज चैनल छोड़ के बैठा है क्योंकि नहीं बेच पाया वो अपना जमीर। तभी तो ये लोग किस हद तक गिर गए कि बच्चों से आप देखोगे तो जो बच्चे इनके शो में आते हैं कई बार ये उनसे भी भिड़ जाते हैं। पता नहीं इनके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या फिर इनको पढ़ाई का महत्व नहीं पता, ये खुद बिना पढ़े लिखे हैं और पत्रकारिता में आ गए, या भूल गए अपनी पढ़ाई लिखाई। कैसे ये आजकल आप देखेंगे कि ये जितने भी मैंने नाम लिए 4-5, ये आपको कभी रोड पे या खुले में पत्रकारिता करते हुए नहीं देखेंगे। अब इनके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है। इनको मालूम है कि जनता इनको अब सड़कों पे नहीं देखना चाहती। अब बस ये स्टूडियो पे टेलीप्रॉम्प्टर वाली पत्रकारिता कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप देखना, मैं और आप बहुत यंग हैं, अभी इनके खत्म होते हुए कैरियर देखेंगे हम लोग। सर अभी मेरा एक और सवाल था आपसे कि अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ था 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में, पेपर लीक हो रहे हैं। अब 3-4 सेंटर थे जिन्होंने उनको सपोर्ट करा था, अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करा था जो वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन आज और कल में पुलिस प्रशासन वहां पे जाता है और कहता है कि अभी आप नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और इसलिए फिर आपके यहाँ पे या तो हमने सील लगा दिया, फिर बंद कर दिया, फिर जांच बैठ चुकी है वहां पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जांच है या फिर आपको कुछ और लगता है? नहीं, मतलब अगर ये जांच शायद इससे पहले होती तो मैं इसको जांच मानता, लेकिन सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि यूपी लेखपाल में गड़बड़ियां हुई हैं और उन गड़बड़ियों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, और जो शिक्षक उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी आवाज को दबाना है तो उसके धंधे को बंद कर दो। यही तो चल रहा है। आप देखिए कि अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी में, तो उसके घर ईडी सीबीआई भेज करके उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दो। कोई भी आदमी जो धंधा कर रहा है,
उसके अंदर कमियां निकालना सरकार और सरकार की एजेंसियों के लिए बहुत आसान है। मैंने तो इसलिए कल के वीडियो में बोला कि सरकार से अगर सवाल पूछने हैं और लड़ना है सीना ठोक के तो धंधे छोड़ने पड़ेंगे। मैं अगर आज 2 साल 2.5 साल से धंधा छोड़ के बैठा हूं, कहीं जीविका चलाने के लिए नौकरी कर रहा हूं, तो चौड़ा सीना करके बोल पाता हूं, क्योंकि धंधा किया तो सरकार तो काफी सुना भी है कि आपने पहले एसएससी सीजीएल क्लियर करा था जी IIM राइट। जी उसके अलावा भी आपने काफी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे, आपने एग्जाम दिए, उसके बाद जी। आपकी कुछ गवर्नमेंट जॉब भी लगी, तो फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको ऑनलाइन आके पढ़ाना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ कि संजना को ये समझाना चाहिए कि मैं वो टीचर हूं जिसने 2016 में शुरू किया और 17 तक तो मैं 8 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बैठा था। वो दौर था जब रील्स नहीं होती थी, शॉर्ट्स नहीं होते थे, इंस्टाग्राम नहीं था, इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, जियो नहीं था। उस दौर में मैंने सिर्फ गणित पढ़ा के 1 मिलियन लोगों को जोड़ लिया था। आसान चीज नहीं थी। तो उस वक्त मुझे लगा था कि जो मेरे पास चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस वक्त मेरा ये ध्येय नहीं था कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा या मैं कुछ और कर लूंगा। मैंने 2012 में गणित की किताब लिख दी थी। तो मेरा ध्येय उस वक्त यही था कि जो चीजें मुझे आती हैं वो गांव-गांव तक कोचिंग करने के लिए जो बच्चा यहाँ नहीं आ पा रहा है उसको मैं कैसे पढ़ाऊं, और मैंने सब कुछ फ्री पढ़ाया है। अगर आज मैंने 2 पैसे बनाए तो मैंने उन कंपनियों ने मुझे ब्रांडिंग का पैसा दिया, जैसा आप जानती होंगी इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है, उस तरीके से मैंने जरूर पैसा कुछ कमाए। उसके बाद जो पैसे मिले उससे मैंने कुछ धंधे किए और पैसा बना लिया। बट मैंने डायरेक्टली कभी बच्चों से पैसा नहीं वसूला है। कोई बच्चा मेरे पास आ गया, मैंने उसको सवाल नहीं किया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आज भी अभिनय मैथ्स ऐप पे सारे कोर्सेज सब कुछ फ्री है। 10 लाख बच्चे हैं उस पे पढ़ने वाले, 10 लाख, सब कुछ फ्री पढ़ते हैं। मैं जहां पढ़ाता भी हूं वहां पे भी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड बना हुआ है, उन सबको आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। तो हमने शिक्षा में क्योंकि YouTube शिक्षकों को ज्यादातर जो जिनका चेहरा बन चुका है, जिनको देखना या फिर जिनकी पढ़ाई के तरीकों को बच्चे आज की डेट में पसंद करते हैं। मेनली अंजना कश्यप ने एक नेशनल टीवी में खड़े होकर उन्हीं को टारगेट करा है आज की डेट में। तो जैसे उन्होंने YouTube स्टार्ट करा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप दिल्ली में बैठ के भी पढ़ा रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में भी बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो कोई मुंबई का या फिर उत्तर प्रदेश के किसी गांव का बच्चा भी आपकी वीडियो देख सकता है आराम से, उसको पढ़ सकता है आराम से। तो ये अच्छी वही हमने किया। ज्ञानी है ज्यादा और ढोंग करते हैं इस चीज में। बिल्कुल तो यही चीज है। जो वर्ड्स है एक नेशनल टीवी एंकर के वर्ड्स के चयन इनको कैसे लगते हैं? आप देखते हैं इनको एक नजरिए से कि ये पत्रकारिता हो रही है? नहीं, कहाँ हो रही है? जो दिन भर यही कर रहा हो, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, जिसका ध्यान सिर्फ पत्रकारिता और बोलना क्या है से ज्यादा पे इस चीज पे हो कि हमें सुंदर दिखना है, हमें कैसे डायलॉग बनाने हैं, हमें कैसे हिंदू मुस्लिम करके लोगों के अंदर नफरत पैदा करनी है, कैसे हमें ये नैरेटिव चलाना है कि बीजेपी जीत गई बंगाल, पहले से ही लोगों के मन में भर देना है। जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहा हो, जिसके लिए विपक्ष एकदम दुश्मन की तरह हो, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज तो मीडिया ही है और ये लोग ही हैं। आप बताइए। और बाकी इससे ये पता चल गया कि इनको बोलना भी नहीं आता है, इनको खुद ये रिग्रेट होगा कि ये सब गलत इस्तेमाल हो गए। बट दुख की बात यह है कि अहंकार में, जैसे सत्ता पार्टियां अहंकार में चूर हैं, वैसे ही ये भी उनके लोग हैं और इतने अहंकार में डूबे कि इनको नहीं पता बोलना कैसे। आप बताइए ना, आज कोई भी अंजना आ जाए यूट्यूब पे पढ़ाने, लोग देखने लगेंगे क्या? हमने वो चीज कमाई, वक्त दिया है, कुछ तो सिखाया होगा ना। यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है ना कि कोई पैसा ले लेता है आपसे, यूट्यूब पे तो नहीं लेता। यूट्यूब पे तो पहले बच्चा आपको पसंद करेगा, तब आपको किसी की जेब से तो कोई पैसा निकाल नहीं लेगा। आप उसे इम्प्रेस कर पाएंगे, उसे लगेगा तो वो आपको गुरु दक्षिणा के तौर पे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आप उस पे ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। जो चीज हमारे भारत सरकार और संविधान और उस कानून के अंतर्गत है, जहां पे एक टीचर अगर 2 पैसे कमा रहा है तो जीएसटी पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, सारी चीजें उस लीगल दायरे में हो रही हैं, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप सरकार से कहिए कि बंद करा दें। कहीं संविधान में तो नहीं लिखा ना कि कोचिंग व्यवस्था खराब है, ऐसा तो कोई नहीं। ट्यूशन ये खुद पढ़ती है। ऐसा नहीं था पत्रकारिता में, मेन स्ट्रीम
मीडिया में भी ऐसा नहीं था पहले। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, इतनी अच्छी पत्रकारिता करती थी, वो सडनली इतना चेंज कैसे हो गया? एक्चुअली सरकारों का इतना इंटरफेयर हो गया, सरकारों के जब कृत्य को आज सरकार क्यों नहीं बदल पा रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहले इसीलिए बदल जाती थी ना क्योंकि मीडिया सच दिखा देती थी कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही। आज वो सच लोगों तक नहीं पहुंच रहा कि सरकार ठीक काम कर रही है नहीं। आज आपको बस एक ही चीज दिखाई जाएगी कि साहब हिंदू धर्म खतरे में है, कोई नहीं बताएगा संविधान खतरे में, कोई नहीं बताएगा लोकतंत्र खतरे में, कोई नहीं बताएगा शिक्षा व्यवस्था खतरे में, कोई नहीं बताएगा एग्जाम सिस्टम खतरे में, नकली डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, देश का भविष्य खतरे में, ये कोई नहीं बता रहा। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि सच क्या है? प्रॉब्लम इज दैट लोग लेकिन बता रहे हैं सर। अगर डिजिटल मीडिया की बात करें या फिर आपने देखा होगा गांव में भी एक लोकल पत्रकार जो है वो इस बात को एक कैमरा उठा के माइक के सामने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सामने रखता है सबके सामने, लेकिन बाद में उनके साथ जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुकेश चंद्राकर की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने एक वीडियो बना के सिर्फ धांधली तो बताई थी सरकार की कि देखो इन ठेकेदार को इन्होंने सड़क का काम दिया है और सड़क का काम देने के बाद इन्होंने जो रोड उठा के दिखाई है इसमें अच्छा माल नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो जो पत्रकार आवाज उठा भी रही हैं तो उनके लिए भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल नहीं, ये बात आप सही कह रही हैं। वो तो हमने देखा व्यापम घोटालों में पत्रकारों तक की मौत हो गई। तो अभी ये तो कह ही रहे ना कि देश का केवल रुपया नहीं गिरा है, नेताओं की भाषाओं से लेके देश का स्तर, एजेंसियों के काम करने का तरीका, सरकारों के बोलचाल की भाषा, पत्रकारों के बोलचाल की भाषा, सब कुछ गिर गया है। तो वो ये दौर है जहां से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है और चीजें बदलेंगी। हम जैसे लोग हैं, जरूरत पड़ेगी सड़क पे उतर के सरकार से सवाल पूछेंगे, और सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, हल भी मांगेंगे, क्योंकि सवाल पूछते पूछते कई वर्ष गुजर गए। मैं 2017 से बेरोजगारी पे आवाज उठा रहा हूँ। आज क्या हालात है आप देखिए कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खोखली हो गई। लेकिन उन लोगों को मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों के सबके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको भारत की शिक्षा व्यवस्था से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब जनता तक ये बातें पहुंचेंगी, और पहुंच भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही, थोड़ा और जनता को समझाने की जरूरत है, तो जनता को भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तानाशाही किसी की नहीं रही साहब, सिकंदर नहीं रहा, हर अति का अंत है, और इस वक्त अति हो रही है। बैक टू बैक सोचिए, कभी नीट पेपर, कभी सीयूईटी, एसएससी, जीडी, सब घिरे हुए हैं। इस मीडिया को तो ये तक नहीं पता कि एसएससी जीडी के लिए बात किससे करनी है। मैं एक मीडिया चैनल देख रहा था, टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो एसएससी जीडी के लिए कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए, जबकि ये एग्जाम सिस्टम डीओपीटी मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, जो जितेंद्र सिंह, वो आराम से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कोई नहीं, घिरने दो शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री के अंतर्गत तो ये सब चीजें आती हैं। स्किल देने की जिम्मेदारी थी जो नहीं दी गई। आपने सुना ही होगा प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इस सरकार के घोटाले बाहर नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लेवल के हो रहे हैं। वरना मेरा देश ऐसा नहीं था जिसके पास आज 24 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए, सीबीटी एग्जाम कराने के लिए कंप्यूटर्स की व्यवस्था ना हो। आज बच्चा पेपर देने जाता है, माउस काम नहीं कर रहे, कीबोर्ड काम नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम जी 300 समथिंग बच्चों की सीटें थी, लेकिन 1000 से ज्यादा बच्चों को बुला लिया गया। बुला लिया, बताइए। तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तो मेरा देश, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा देश इतना कमजोर नहीं हो सकता था। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे जी, कि अगर जैसे आज जो बयान सामने आया था अंजना ओम कश्यप का, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, अगर अंजना ओम कश्यप आपके सामने होगी तो फिर आप उनको क्या कहते? मैं आपको बताता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपने पूछा है कि मैं कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे शो लगते हैं इन लोगों के साथ। कितनी बार इस पिछले 15-20 बार में ऐसा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है मोबाइल में, जब मेरे शो लगे हैं इन एंकर्स के साथ और मैंने मना नहीं किया। बस मैं तो खुश हुआ कि आज बगिया उधारने का वक्त मिला है, आज मैं सवाल जवाब करूंगा। 5 बजे शो होता है, 4 बार ऐसा हो गया पिछले 1 महीने में कि 4 बजे शो लगा, 5 बजे शो लगा है, 3:30 बजे शो कैंसिल हो गया और मैं देख रहा हूं कि शो हुआ है। 5 बार ऐसा हो गया क्योंकि नीचे के लोगों ने रिकमेंड कर दिया। जब फाइनल लिस्ट पहुंचती है, नाम आता, अच्छा ओ ये आदमी तो वही यूट्यूब पे भी ऐसे लिख रहा था, इस बात के लिए ऐसे लिख रहा था, नाम ही हटा दिया जाता है। हाँ, एक हुआ था आज से 2-3 साल पहले रूबिका लियाकत के साथ, उसको भी बीच में छोड़ना पड़ा था, एक हुआ था जी। तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करिए सर, अगर आपके सामने अंजना ओम कश्यप होती अभी
तो आप उनको क्या आंसर करते इस बात पे? नहीं, मैं उनको समझाता कि आपका नजरिया देखने का ठीक नहीं है। आपके भी बच्चे, आपकी भी बेटी बड़ी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ती होगी। आप भी जानते हैं कि इस स्कूल व्यवस्था की क्या हालत है, और आपको कोचिंग पे तब सवाल उठाना चाहिए था जब आप शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाने की हिम्मत रख पाते। तो इस तरीके की बयानबाजी ना किया करिए, इससे 2-4 और ऐसे ट्रोल हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन में चली जाएंगी। क्योंकि हम आप कोई भी सिर्फ इसीलिए मैं अभिनय हूं, इसीलिए आप में गए क्योंकि आपने इतने सारे लोगों का ज्ञानवर्धन किया है, इतने सारे लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट किया है, तभी तो हम हैं। वरना अकेले मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले आपका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम अगर अपने चाहने वाले लोगों को या जिन्होंने हमें बनाया है, उन्हीं के गुरुओं को, उन्हीं के टीचर्स को बुरा भला कहने लगेंगे तो वो माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, शायद पत्रकारिता जीवन में ऐसा होता हो या ना होता हो, मैं अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, आपको पता कैसा होता है हमारे साथ। हम किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, जो बाहर चेक कर रहा होता है, आपने वीडियो तो तमाम लोगों के देखे होंगे ना, सेलिब्रिटी जाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान तक आपने देखे होंगे। आपने देखा है कभी वो लोग फोटो तक नहीं खिंचाने को मांगते नहीं है। हमारे साथ पता है क्या होता है, हम अगर आगे बढ़ जाए ना तो उसके बाद वो किसी और की ड्यूटी लगा के हमें प्रोटोकॉल देता है गेट तक। और ये सर आप आए, मेरा सौभाग्य है ये, आपसे मैं 2015 में पढ़ता था, आपने उस वक्त मैं कितना परेशान था, आपने मदद की थी, मेरा जीवन बदल दिया। हमने वो चीज कमाई है। हम आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले जाए, हम जीएसटी चले जाए, हम कोई थाना चले जाए, ऐसा कोई बच्चा है जो हमने पढ़ा के वहां ना भेजा हो, तो आप हमारे उस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, वो फिर मुश्किल हो जाएगी आप ही के लिए। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक ज्ञान के ऊपर, क्योंकि एक शिक्षक ही ज्ञान देता है, सबसे पहले बच्चे को वही पढ़ाता है। अगर हम कहें कि माँ के बाद कोई पढ़ा रही है तो एक शिक्षक ही पढ़ा रहा है हमें। और इतने सारे बच्चों को, जैसे आपने बताया कि आज भी मिल जाते हैं आपको, इवन आप भी इतने सरकारी एग्जाम क्लियर करके बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप यूट्यूब के अंदर बैठ के, और YouTube से इतने सारे बच्चे आपको देखते होंगे, पढ़ते होंगे, कुछ सीखते होंगे और इवन एग्जाम भी क्लियर करते होंगे। लेकिन आज जो उन्होंने टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और जो भी बात है वो अब हमारे दर्शक बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो इस टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं। अभिनय मैथ सर ने, यानी अभिनय शर्मा सर ने आज जो आपके सामने बात रखी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं आप आगे, उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही सर आप हमारे चैनल में आते रहिए आगे भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप लोग भी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। मैं थका हुआ था, माफी चाहता हूँ। कभी और बैठेंगे साथ में तो इस पे बहुत लंबा शो करेंगे, ठीक है? नहीं सर, एक और पॉडकास्ट आप कर लेंगे जरूर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।